हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। आज सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 31 अगस्त और आज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपको मेरे लास्ट सेशन जो है वो पसंद आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज 31 अगस्त अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 के लिए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का आयोजन किया गया है। दोस्तों, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये आप फोटो से रिलेट कर पा रहे हैं, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है पुडुचेरी में, इसका आयोजन किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को हम जान लेते हैं। पहला, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत देश भर के 75 समुद्र तटों को 75 दिनों में साफ करने के लिए तट सफाई अभियान शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला अगला पॉइंट है, यह दुनिया भर में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अभियान का समापन अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 17 सितंबर 2022 को होगा। तो मैं बता देता हूं, ये आपका स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 5 जुलाई 2022 को ये स्टार्ट हुआ था और 17 सितंबर जो है 2022 को ये समाप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस दिवस का उद्देश्य महासागरों समुद्री तटों पर कूड़े के संचय तथा इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है। मतलब जो हमारे समुद्र के तट पे जो हम बीच वगैरह होते हैं वहां पे जो मतलब कूड़ा उड़ा फेंक देते हैं लोग बाग, जिससे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रदूषण के लिए, जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, प्रदूषण फैलता है तो हमारे जीवन को वो अस्त व्यस्त कर देता है। विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर में भी जो 3rd सैटरडे जो होता है ये दिवस उस दिन मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की है? दोस्तों, आप ये देख पा रहे हो फोटो के माध्यम से, मुख्यमंत्री उन्नयन खिलाड़ी योजना उदीयमान। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड या राजस्थान। तो दोस्तों, ये जो शुरू करा है आपका, ये करा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। आइए इसके तथ्य को कुछ जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2022 के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है जी, अगला पॉइंट, इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रति माह खेल छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कितने रुपए दोस्तों? 1500 रुपए प्रति मंथ है, पर महीने इनको दिए जाएंगे। हर साल कुल 3900 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें से आधे लड़के होंगे और आधी लड़कियां होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए उत्तराखंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो उत्तराखंड के जो राज्यपाल है फिलहाल में कौन है? गुरमीत सिंह जी हैं। उसके मुख्यमंत्री जो है वो श्री पुष्कर धामी जी हैं। इसकी राजधानी, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। लेकिन देहरादून कब है? देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन, मतलब गर्मियों की जो राजधानी है वो ये वाली है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? ये जो है उत्तराखंड है, ये पहले आपका यूपी का ही एक हिस्सा था। ठीक है, लेकिन इसको 9 नवंबर 2000 में इसको अलग स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक है, इस स्टेट में लिंगानुपात कितना है? 963 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त। ये आप देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप इसमें फोटो में भी दिख रहा है,
इसका आंसर है 29 अगस्त। आइए इसके तथ्य को कुछ जान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों और ऐसे परीक्षणों को समाप्त करने के आह्वान के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये फंस जाता है, ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फंस जाता है। अमेरिका ने 16 जुलाई आपके 1945 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तानी स्थल में ट्रिनिटी नामक स्थान पर पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये क्वेश्चन जीके से, स्टडी जीके से रिलेटेड भी हो सकता है कि वर्ल्ड में जो पहला परमाणु परीक्षण है वो किसने किया था, किस सन में किया था और किस स्थान पे किया था। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे इस पॉइंट से क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने किया था, 16 जुलाई 1945 को किया था, न्यू मैक्सिको में किया था, और वो स्थान कौन सा था, ट्रिनिटी नामक स्थान था जहां पे ये पहला परीक्षण हुआ था। अब देख लेते हैं ये जो परीक्षण हो गया था इसके बाद में क्या परिणाम हुए थे। इस परीक्षण ने अमेरिका को अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के लिए सक्षम बना दिया था। मतलब अब जब अमेरिका ने इस परीक्षण को कर लिया था तब वो सक्षम हो गया था परमाणु हमला करने में। और फिर अमेरिका ने किस पे हमला किया था, जापान के 2 शहर पे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये देखिए पॉइंट, हिरोशिमा और नागासाकी पर इन्होंने अपना पहला परमाणु बम गिराया था। अब इसका क्या प्रभाव हुआ था ये देखिए, इस घटना के परिणाम स्वरूप अनुमानित 2 लाख लोग मारे गए, जबकि बचे हुए लोग जो है विकिरण के कारण से कैंसर से पीड़ित रहे। मतलब इतना भयानक जो हादसा था, ये जो हुआ था, जो अमेरिका ने करा था। तो इसी सब चीजों को रोकने के लिए ये देखिए, ये फोटो में देख पा रहे होंगे, ये कोई भी परमाणु परीक्षण आगे के लिए ना करे, इसलिए इस दिवस को हम 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहां बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन को देख लेते हैं, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद या नागपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका नागपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वितरण शिविर का उद्घाटन किया तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में अलग अलग तरीके से सहायक यंत्रों का वितरण दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को किया गया। ठीक है जी, यहाँ पे कौन से 2 मंत्री उपस्थित रहे थे, एक तो श्री नितिन गडकरी जी रहे थे और दूसरे जो रहे थे वो वीरेंद्र कुमार जी रहे थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि ये हमारे मंत्री के नाम क्या है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, केंद्र सरकार की योजना के तहत 3483 लाख रुपए की कीमत के कुल इतने जो है मददगार और सहायक यंत्रों को इतने वरिष्ठ नागरिकों में, इतने दिव्यांगजन लाभार्थी को इनमें किया जाएगा। ठीक है, मतलब इतने लाख रुपए के जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहां पे लगाए जाएंगे, जो इतने जो है वो मदद उसको दिए जाएंगे वरिष्ठ नागरिकों को, और इतने जो है वो दिव्यांगजन लाभार्थियों को दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासी निकाय ने सितंबर 2022 में अपना नया केंद्रीय पोर्टल ई समाधान पोर्टल शुरू करने की घोषणा करी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, तो इसके ऑप्शन भी इस तरीके के दे रखे हैं। पहला एनसीईआरटी, दूसरा सीबीएसई, तीसरा आपका एनएसई, एनडब्ल्यूएसई नेक और चौथा है आपका यूजीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा, पिक में भी देख पा रहे हैं। ठीक है, यूजीसी ई समाधान पोर्टल लॉन्च, मतलब यूजीसी ने जो है वो ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसके फायदे क्या होंगे हम ये जान लेते हैं। यह विश्वविद्यालयों में छात्रों व स्टाफ सदस्यों की सभी शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए शुरू किया गया है। किसकी, मतलब छात्रों की और स्टाफ की जो भी मतलब समस्या है, शिकायतें हैं, उनको ये सुनेगा ई समाधान पोर्टल के माध्यम से। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ई समाधान पोर्टल से लगभग
38 मिलियन छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है ये, मतलब इतने सारे स्टूडेंटों को अनुमान लगाया है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो इस ई समाधान पोर्टल से जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आइए यूजीसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी और प्रथम कार्यकारी जो थे इनके वो थे श्री शांति स्वरूप भटनागर जी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे फ्रेंड्स? इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। तो जो एग्जाम, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चंस ये आ जाता है कि यूजीसी के बारे में और आपके एनसीईआरटी वगैरह के बारे में, इनकी स्थापना, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंस जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारी इंडिया की है और इन्होंने ये खिताब जीता है। तो इनका आंसर क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीविता रॉय, इनका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। और चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कर्नाटक की दीविता रॉय 18 अगस्त को एक स्टार स्टेट्स इवेंट में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज सिंधु जी ने दीविता को अपने उत्तराधारी के रूप में ताज पहनाया है। किसने? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 2021 की मिस यूनिवर्स कौन थी? वो थी हमारी इंडिया की ही थी, हरनाज सिंधु जी थी। ठीक है, और इन्होंने ही इनको ये खिताब दिया है, ये ताज पहनाया है। अब आगे देख लेते हैं इसका। ऐसे में 71वें मिस यूनिवर्स जो 2022 में होगा, ठीक है फ्रेंड्स, 23 वर्ष की दीविता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स में करेंगी, ठीक है, 2022 में जो होने वाला है। और जहां पे हरनाज सिंधु जी अगली मिस यूनिवर्स को विजेता का ताज पहनाएंगी। तो मतलब जो पहले विजेता चुना जाता है, वो जो अगले विजेता को होता है वो उसका ताज खुद उसको पहनाता है अपने हाथों से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। ये इसका जो है वो सिंबल है मिस दीवा यूनिवर्स का। ठीक है जी। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों ये जो जीआई टैग वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, और ये हर साल हर अलग अलग स्टेट को जो है वो दिए जाते रहते हैं। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बिहार, इसका आंसर होगा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। जीआई टैग से पहले किसी भी, मतलब जीआई टैग होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग देने से पहले किसी भी सामान की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और उसकी पैदावार की अच्छे से जांच कर ली जाती है। मतलब 3 चीजों पे बेस होता है, तब किसी प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया जाता है। उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी पैदावार कैसी है। ठीक है, यह तय कर लिया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और वास्तविक पैदावार निर्धारित राज्य में ही है। जैसे कि अब किसी भी राज्य के किसी भी जो प्रोडक्ट को जीआई टैग देना है, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो सबसे ज्यादा उसकी क्वांटिटी में जो पैदावार हो रही है वो उसी स्टेट में हो रही है। ये भी इसका एक पॉइंट हो गया। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट इसका जान लेते हैं। इसके साथ ही यह भी तय किए जाने जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उसके उत्पादन में कितना योगदान है। बस जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र में वो जो है पैदावार होगी उसकी, ठीक है, तो उस क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति भी जो उसकी कैसी है, ये चीज भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के कुछ जीआई टैग और देख लेते हैं। देखिए, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है, कतरनी चावल को मिला हुआ है, मघी पान को मिला हुआ है, सिवाल खाजा को मिला हुआ है, शाही लीची को मिला गया है, और अब जो लेटेस्ट में मिला है वो किसको मिला है? मिथिला मखाना को अब हाल ही में बिहार में जीआई टैग मिला है। उम्मीद करता हूँ आप इसको जो है आपने देख लिया होगा अच्छे से, जीआई टैग क्या होता है और किस किस जो है बिहार के प्रोडक्ट्स को ये मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी स्क्रीनशॉट है आप उसका ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं। देखिए, अगस्त 2022 में किस दिन को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, रोजगार सृजन हेतु लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, देख लेते हैं इसके। भारत में हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 अगस्त। ठीक है, यह दिन देश के विकास में छोटे उद्योगों के योगदान को मान्यता देता है। मतलब हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, लेकिन जो छोटे उद्योग होते हैं मेनली उन पे फोकस करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की शुरुआत की थी और तब से लेके हर साल राष्ट्रीय उद्योग दिवस जो है आपका मनाया जाता है। सबसे पहले कब हुआ था ये? 2000 में, सन 2000 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। और ये छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आज करंट में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी इस चीज को बहुत प्रमोट कर रही है कि आप छोटे छोटे लघु उद्योग लगाओ जिससे देश में बेरोजगारी दूर हो। इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो पहले भी चल रहे थे और इस करंट गवर्नमेंट भी उसको अच्छे से बढ़ावा दे रही है ताकि उन चीजों को और अच्छे से अप्लाई हो सके और देश में जो रोजगार की जो समस्या है वो खत्म हो सके। ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल नाइट में ये हमने सर्च किया था। देख लेते हैं क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहां पर खुलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन देखिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर इसका जो है वो जो मॉडल बन के आया है और इस तरीके का ये मंदिर होगा। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं कहां पे, दिल्ली, मुंबई, वेस्ट बंगाल या सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे आगे वाले एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट। कोलकाता उत्तर बंगाल के नदिया जिले में मायापुर स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्सेशन एक्सकॉन के मुख्यालय में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है? वो उत्तर बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में ये बन रहा है। इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। साल 2024 में इस मंदिर का निर्माण पूरा होने की संभावना है। दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल में 10 करोड़ डॉलर लागत की संभावना है। कितने फ्रेंड्स? 10 करोड़ डॉलर आपके इसकी संभावना है। ठीक है, और ये वैदिक तारामंडल मंदिर के नाम से ये जाना जाएगा। और यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कंबोडिया के 400 एकड़ में बने अंकोर वाट मंदिर परिसर की जगह दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन जाएगा। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अभी तक कंबोडिया में है, जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है। ये मंदिर उससे भी बड़ा बनेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है, इंडिया के लिए गर्व की बात है कि भारत में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अब भारत में ही बनने जा रहा है, जो अब तक भारत में नहीं था। ठीक है, वो कहाँ पे था? कंबोडिया में था। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने के अलावा यह सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। गुंबद उसे कहते हैं, जैसे कि ताजमहल के ऊपर जो उसका ऊपर का बना हुआ है उसको गुंबद कहते हैं। मतलब उसमें जो मंदिर में है गुंबद भी, वो इसका सबसे बड़ा होगा पूरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको जैसे ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो ये आप पिक देख पा रहे हैं इनकी, ये इन्होंने जीता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ये मैक्स वर्स्टैपन, इनका नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन थे और हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू क्लास।